इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न हाई लेवल के हैं, इसलिए इनकी व्याख्या मैं कायदे से करूंगा। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट जरूर करना। हाँ, नोट कर लेना, आइंस्टीन ना बनो, नोट करो भाई। अबुल हसन नामक चित्रकार किसके शासन में रहता था? अबुल हसन नामक चित्रकार किसके दरबार में था? बताइए। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? तो अबुल हसन जो था वो जहांगीर के दरबार में रहता था, और जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था, इसलिए चित्रकला का स्वर्णयुग अगर पूछा जाए, चित्रकला का स्वर्णयुग, तो बता देना भैया किसका काल? जहांगीर का काल। साथ में न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर। ठीक। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है इसने कई प्रकार की इमारतें बनवाई थी, ताजमहल वगैरह तो बनवाया था। हाँ, ताजमहल मोहब्बत की निशानी। पागल हो जाओ तो आगरा जाओ, मोहब्बत हो जाए तो आगरा जाओ। ताजमहल भी वहीं है और पागल खाना भी वहीं है, दोनों चीज़ें वहीं स्थित हैं। क्लियर है भैया? ठीक। अगला, किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? क्वेश्चन नंबर दूसरा बताओ। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम या चारों की? देखो भैया, बांग्लादेश से मेघालय की भी सीमा मिलती है, त्रिपुरा भी टच करता है, मिजोरम भी टच करता है और असम भी टच करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा सबसे लंबी सीमा रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है सबसे लंबी है, सीमा रेखा सबसे लंबी, और इस सीमा रेखा की लंबाई है लगभग 4096.5 किलोमीटर। और भारत बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य टच करते हैं, 4 तो लिखे हैं, कौन कौन? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, और एक हुआ आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। एक बात और याद रखना कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा, इसका नाम है त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा हुआ। ठीक, क्लियर? अगला बाबू बताओ, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? ये प्रश्न कठिन है, बताओ। पश्चिमी घाट जानते हो आप? ठीक है, और जो पश्चिमी घाट है उसमें उत्तर से दक्षिण लगाइए, इन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ। उत्तर दक्षिण नहीं जानते हो यार, ऐसे करके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे की ओर लगाओ। हाँ, सही है। नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद है अन्नामलाई की पहाड़ी, और फिर है इलायची की पहाड़ी। जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदावेट्टा। तो भाषा ही वहाँ पर ऐसी, हम क्या करें? दोदावेट्टा सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। ये फालतू की लाइनें नहीं बोल रहे हैं, मैं जितनी लाइनें बोल रहा हूँ ये सब परीक्षाओं में आई हुई हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी किसका मिलन बिंदु है? पूर्वी घाट का और साथ में पश्चिमी घाट का। गूगल पे डालकर देख लेना, ये क्वेश्चन तीनों आए हुए हैं। अब बात करते हैं, हाँ समझ गए भाई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में हैं। दोदावेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही कौन सी जनजाति रहती है? टोडा नामक जनजाति रहती है, टोडा। अब प्रश्न हुआ अगला, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु और केरल दोनों में हैं। कहाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में है, नोट कर लेना, अब जगह इतनी है उतनी लिख दे रहे हम, और केरल दोनों में है। ठीक भाई, अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु केरल दोनों में है। और अन्नामलाई जो पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी, अनाईमुदी। और ये जो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हुआ? अनाईमुदी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। किसकी? दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। या तुमसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो भी अनाईमुदी बताओगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो भी अनाईमुदी बता देना। क्लियर है?
इलायची की पहाड़ी को कार्डेमम की पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम। और ये पहाड़ी भी कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। समझ में आया? नीलगिरी की तमिलनाडु में, अन्नामलाई की तमिलनाडु और केरल दोनों में है। और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुदी है। जो सबसे ऊंची चोटी है वो केरल में है। ये पर्वत श्रृंखला है भैया अन्नामलाई पहाड़ी। ये तो 2 राज्यों में फैली है, तमिलनाडु केरल में, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुदी, वो केरल के इडुक्की नामक स्थान पड़ता है, वहां पर है। इलायची की पहाड़ियों को कार्डेमम की पहाड़ी कहते हैं और ये केरल में है। नोट कर लिया? हमारे हाथ ही नहीं चल रहे यार, नोट करो। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए, महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा या कर्नाटक? नहीं मालूम। 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर, 24वें तीर्थकर जैन धर्म के। हाँ, 23वें थे पार्श्वनाथ। और पहले आपको मालूम होगा ऋषभदेव थे। तो इनके नाम से जो वन्यजीव अभयारण्य वो कहाँ पर है भैया? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। और भगवान महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाओ। थोड़ा गला बैठा है यार। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा भी कह सकते हैं? बताइए भैया। अम्लीय वर्षा के बारे में बाद बताऊंगा, पहले क्वेश्चन बताओ कि वर्षा जल का पीएच मान कितना हो जाए कि उसे हम अम्ल वर्षा कहने लगें। अम्ल वर्षा पहले समझ लीजिए। जो तेल रिफाइनरियाँ होती हैं उनका जो चिमनी होती है उसके धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है रिफाइनरियों के धुएं में। और इसी रसायन की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और अम्ल वर्षा जो होती है यदि उसका पीएच मान 5.5 है या 5.5 से कम है 5 जल का, तो वो पानी कहलाएगा अम्लीय वर्षा में। कितना? 5.5 हो या पीएच मान या 5.5 से कम हो तो वो पानी, वो वर्षा क्या कहलाने लगती है? अम्लीय वर्षा। आगरा में होती है अम्लीय वर्षा। इसी वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ गया है। पत्थर के ऊपर अम्ल गिरेगा तो पत्थर पीला तो पड़ ही जाएगा। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। अच्छा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? बताओ। अप्रैल मई 1946 संविधान का निर्माण करना था। तो पहले बात समझ लो। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कौन आया? कैबिनेट मिशन। मैं लिख रहा हूँ, जुलाई 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। और इस वजह से आया था कि आप लोग भारतीय संविधान का निर्माण करें। अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा बनाई गई। ठीक, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य चुने गए विभिन्न प्रांतों से। इसमें 15 महिलाएं सदस्य भी थीं। और संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया था। ठीक, अब आपको ये बताना है कि संविधान सभा में जो 389 सदस्य चुने गए थे, इनका चुनाव कब हुआ था? बिल्कुल सही, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 में। और याद रखना, संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। और संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। क्लियर है? और कैबिनेट मिशन आया कब बाबू? तो जुलाई 1946 में आया था। संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? 389। और महिलाएं कितनी थीं? 15। समझ गए? अगला बताओ यार, क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? बताओ। पानी पी लें तब तक। इतनी गर्मी पड़ रही, करें क्या? कौन सा भाग है? बिल्कुल सही, भाग 3। भाग 3 में बता दूं मैं, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके 6 मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों का वर्णन है। और इन्हीं मूल अधिकारों को, अरे यार ऊपर रख लेने को, रुको।
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार। और यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। क्या होता है? मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। ठीक भाई। और यदि आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? तो हमारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। भाग 3 में आपके मूल अधिकारों का वर्णन है और संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ठीक, क्योंकि इसमें मूल अधिकार लिखे हैं हमारे 6 हैं, 6। ठीक, नोट कर लिया? बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। कहाँ गया? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? बताओ भैया। कानपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बनारस या मुंबई अधिवेशन? देखिए मैं बता दूं, स्वदेशी आंदोलन इस वजह से शुरू हुआ था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन, ये अंग्रेज था, भूरा, ठीक, लॉर्ड कर्जन था। तो इसने बंगाल का क्या कर दिया था? विभाजन। भारत के से बंगाल अलग कर दिया था। ठीक भैया, भारत और बंगाल का विभाजन। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो बनारस में 1905 में एक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए गोपाल कृष्ण गोखले। कौन बनाए गए? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। औपचारिक घोषणा का मतलब ये हुआ कि ये कहा गया कि अब हम स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे। शुरू नहीं हुआ था, शुरू करने की घोषणा की गई, औपचारिक घोषणा 1905 में। ठीक, इसके बाद क्या होता है? 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन। और ये कलकत्ता अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में जगह पड़ती है टाउन हॉल। टाउन हॉल में होता है और इसके अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है। ठप्पा लग गया, मोहर, कि जाओ भैया स्वदेशी आंदोलन अब शुरू कर दो। अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें औपचारिक घोषणा करते कि हम भविष्य में स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे और इसमें स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है, यानी प्रस्ताव पारित हो जाता है। ये कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था 1905 में। क्लियर है भाई? गोपाल कृष्ण गोखले तो जानते ही होंगे, महात्मा गांधी के कौन थे? राजनैतिक गुरु और थे, राजनैतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था और बनाई थी, किसी का नाम मालूम है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था भी बनाई थी। ठीक। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ला जी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, स्वामी सहजानंद, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया। मालूम है? देखो, चंपारण सत्याग्रह जो क्या था पहले इसको समझ लो। ये नील की खेती के विरोध में हुआ था। नील खेती के विरोध में हुआ था और यह आंदोलन 3 कठिया पद्धति पर आधारित था। 3 कठिया पद्धति ये थी कि 3/20 भाग में नील की खेती करनी पड़ेगी। नील की खेती। और नील की खेती का विरोध इस वजह से करते थे कि उसकी खेती होती थी महंगी, तो बाद में अंग्रेज उसको सस्ते दामों में खरीदते थे। और भारतीय इस नील का प्रयोग करना नहीं जानते थे क्योंकि उनके पास मशीनें नहीं थी। तो बाद में क्या हुआ, एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में पहुंचते हैं। बिहार में पड़ती जगह बिहार के चंपारण में पहुंचते हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया था? तो बिहार के चंपारण सत्याग्रह में किया था। और सत्याग्रह का मतलब होता है धरना, सत्य के लिए आग्रह करना। आजकल नहीं हम लोग जरा जरा सी बात पे धरना बैठ जाते हैं,
तो वही धरना है एक प्रकार का। नील की खेती और एक चंपारण सत्याग्रह जो था वो तीन कटिया पद्धति पर आधारित था। सबके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है, बताइए। निगम कर जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसको बोलते हैं आयकर को इनकम टैक्स, ये तो मालूम ही है, इस समय ईडी पहुंच जाती फटाक से। सीमा शुल्क इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो बताइए कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं? ये तीनों कर हालांकि वसूलता केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, ठीक। लेकिन इसमें जो सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी है, वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, वो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। अब प्रश्न यह आता है कि प्रत्यक्ष कर और हाँ, ये सीमा शुल्क है क्या, कस्टम ड्यूटी है क्या? जो कंपनियां होती हैं तो देश के बाहर कोई सामान आपको बेचना है सीमा से बाहर, इसका नाम ही सीमा शुल्क। देश की सीमा से बाहर कोई सामान बेचना है या कोई सामान देश की सीमा के अंदर मंगाना है तो सरकार उस पर ऑलरेडी पहले से ही टैक्स लगा देती है। ऑलरेडी तुमको पता नहीं चलेगा, लग तो जाता है, पता नहीं चलता है। उसी शुल्क को बोलते हैं सीमा शुल्क, यानी देश के सीमा के बाहर आयात व निर्यात करने में जो टैक्स लगता है। क्लियर? इनकम टैक्स तो तुम्हें मालूम ही है, तुम्हारी आय पर जो कर लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट बताओ। बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या कॉपर? बताओ। बताओ जल्दी बताओ। चलो हाँ, कार्नेटाइट। देखो भाई कंफ्यूजन है, कार्नेलाइट अलग है, कार्नेटाइट अलग है। कार्नेलाइट अगर मैंने पूछता तो ये मैग्नीशियम का अयस्क होता, ठीक। मैंने लिखा है कार्नेटाइट। कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का। अंतर है दोनों में, वो लाइट है, ये टाइट है। यूरेनियम का एक अयस्क और याद रखना, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड, ठीक। यूरेनियम बहुत आवश्यक धातु है। यूरेनियम का यूज करते हैं परमाणु भट्टी में, परमाणु ऊर्जा बनाने में, परमाणु बम बनाने में, इसी का यूज होता है यूरेनियम का। और भी धातुएं हैं, ठीक। कार्नेटाइट जो हुआ वो पिच ब्लेंड किसके अयस्क है? यूरेनियम के। और कार्नेलाइट किसका है? मैग्नीशियम का। अब क्या करें, इसको हटा दें? कुछ तिरछा आ रहा नहीं तो चलो। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। द्विनाम पद्धति जानते हैं, एक अपना वैसा नाम होता है जिससे हम मानव हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। अब कोई जा रहा उससे कह दो इधर आओ होमो सैपियंस, तो वो चौंक और जाएगा कि होमो सैपियंस बोल रहे, कि गाली दे रहे, क्या दे रहे। तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? लीनियस। कौन थे भैया? लीनियस थे, याद रखना। द्विनाम पद्धति तो मालूम ही है, दो नाम, दोहरे नाम, लीनियस थे, ठीक। क्लियर? एक सेकंड रुको, नहीं जरा सही कर लें यार। अगला, कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये भारतीय संविधान में नियम है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। देखिए कौन सा संविधान संशोधन था, बताइए जरा। 7वां, 24वां, 42वां या 44वां? देखिए ये था 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां। और ये कब हुआ था? 1956 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसका आंसर ए होगा, ए। 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। इसी के तहत हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 24वां हमें याद नहीं आ रहा है, हम क्या करें, ठीक। तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, इसका वर्णन 7वें में है, 1956 में ये हुआ था। 42वां 1976 में, जिसको लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान। और 44वां हुआ था 1978 में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, गीत गोविंद के रचयिता जो थे जयदेव, वो किसके दरबारी कवि थे? किसके? बताओ।
यानी जयदेव जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल या लक्ष्मण सेन? नहीं मालूम। कनिष्क थे नहीं भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय भी नहीं, धर्मपाल भी नहीं। इनका सीधा आंसर होगा गीत गोविंद वालों का लक्ष्मण सेन। ठीक, कौन? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसमें कोई व्याख्या करना नहीं है, सीधा प्रश्न है। हंटर कमीशन, इंटर लिख गए, बताओ। अब टाइप करने वाला लिख गया तो लिख गया, या इंटर नहीं तुम हंटर कर लो, और यही बचता है कायदे से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा, या उच्च शिक्षा, या प्राथमिक शिक्षा, या तकनीकी शिक्षा? तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम हंटर, पूरा नाम और याद रखना, विलियम हंटर। उन्होंने हंटर आयोग बनाया, गठित हुआ था इनकी अध्यक्षता में। तो इन्होंने भारत में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। और ये आयोग कब गठित हुआ था? 1882 में, जब शासनकाल था लॉर्ड रिपन का। किसका शासनकाल था? लॉर्ड रिपन का शासनकाल जब था तब ये आयोग गठित हुआ था। क्लियर है? बहुत सही। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244, संविधान का जो अनुच्छेद है 244, वो किससे संबंधित है? बताओ। अनुच्छेद 244 का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी, कि विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति, कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के बारे में? मैं बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 244 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इसका वर्णन है। अब कौन कौन से इसमें राज्य आ जाते हैं? जैसे असम में अनुसूचित जनजाति है, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ। इन राज्यों में जो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, त्रिपुरा जो पर्वतीय राज्य हैं, इनमें अनुसूचित जनजाति जो रहती है या अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन की व्यवस्था क्या रहेगी? कुछ अलग नियम कानून हैं, कौन सी फोर्स लगेगी, कौन से नियम नए लागू होंगे, इनका वर्णन 244 में है। क्वेश्चन नंबर 17, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? विनय पिटक एवं सुत्त पिटक, बताओ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? देखिए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी बौद्ध संगति? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष महाकश्यप था, महाकश्यप। और तुमसे अगर शासनकाल पूछा जाए, शासनकाल लिख गया यार, शासनकाल अब थके हैं इस वजह से, यही पढ़ाएंगे बस। अजात शत्रु का था, अजात शत्रु, ये ध्यान रखना। क्या लिख रहा है यार? अजात शत्रु, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है ना। पहली बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप बनाए गए थे। और शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का था। तो इसी में ध्यान रखना, इसी में क्या हुआ था? विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी। ये बौद्ध ग्रंथ हैं, त्रिपिटक है ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक, ये त्रिपिटक कहलाते हैं। इनकी भाषा कौन सी है? पाली। बौद्ध धर्म की ही भाषा पाली है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 18, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बताओ जरा, हम देख लें, तिरछा तो नहीं है? सही है। रुको, ऑटो कर लें थोड़ा। हाँ बताओ, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, वाटसन एवं क्रिक, हरगोविंद खुराना, बीडल एवं टैमम, और इनका नाम है मार्गन। ये तो मालूम होगा, बीडल। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बीडल। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए, किसकी खोज की थी? डीएनए की, ठीक है, अपना आनुवंशिक पदार्थ। और हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? जेनेटिक कोड खोजा था प्रयोगशाला में, जेनेटिक कोड, और प्रोटीन का संश्लेषण किया था, प्रोटीन का संश्लेषण।
प्रोटीन का संश्लेषण। और प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड की खोज की थी, इसलिए इनको नोबेल भी दिया गया था, चिकित्सा का नोबेल। किसको? हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल मिला था, चिकित्सा का नोबेल। तो एक जीन एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? बीडल एवं टेमम। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का खोज किया और हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड और प्रोटीन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। 19 कठिन प्रश्न है, बताओ 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 भाई। तब तो जरा हमने कैमरा ठीक कर दें, ठीक? पढ़िए। ठीक। तिरछा हो गया, हो जाए। हाँ भैया, रेप्सन, 2 प्रश्न बचे, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। रेप्सन एंजाइम्स का काम बताओ, माल्टेज का बताओ, लाइपेज का बताओ, सुक्रेज का बताओ। अब मैं बताता हूँ। जो रेप्सन एंजाइम्स होता है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक। अगला, माल्टेज एंजाइम्स जो होता है वो माल्टीज को ग्लूकोज में बदलता है, नोट कर लेना, बहुत अच्छा है। अगला, लाइपेज एंजाइम्स क्या करता है कि शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक। और सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, रेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, माल्टीज को ग्लूकोज में, लाइपेज शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, और जो सुक्रेज होता है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 20, पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत मॉडल किसने दिया था? बताओ। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत मॉडल है तो सबको मालूम होगा। परमाणिक सिद्धांत मॉडल बताओ। डाल्टन है कि रदरफोर्ड है कि थॉमसन है कि वोर है? डाल्टन, बिल्कुल सही, डाल्टन, ठीक भाई। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की, प्रोटॉन की। और थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। इसकी? इलेक्ट्रॉन की। डाल्टन ने मॉडल दिया है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। और वीडियो मेरे हाथ जोड़कर विनती भैया शेयर कर दिया करो ताकि और लोग भी पढ़ लें। कोई पैसा तो तुमसे हम ले नहीं रहे इतना बड़ा, शेयर कर दो, सब लोग पढ़ लें यार, ठीक।